Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 12th, Political Science, chapter 6, International Organizations. और देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। ठीक है, देखिए जूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन की किस तरह के एरियाज में क्या काम करती है यूएन, उसके कितने आप कह सकते हो कितने पर्टिकुलर एरियाज में कौन कौन से काम वो करती है, उसका क्या जूरिसडिक्शन एरिया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैरा में है द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज अ सीरियस वन। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो मेंबरशिप मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, एक सीरियस वन क्वेश्चन है ये। इन एडिशन दो दे आर मोस्ट सब्सटेंशियल इश्यूज बिफोर द वर्ल्ड। इसके साथ ही देखिए इसके मेंबरशिप के अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इश्यूज हैं और भी कई अलग तरह के आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इश्यूज है वर्ल्ड के सामने। एज द यूएन कंप्लीटेड 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation। तो देखिए जब यूएन ने कंप्लीट किया अपने 60 years और इसके साथ ही इसने जो हेड थे जितने भी मेंबर स्टेट्स थे वो सितंबर 2005 में मिले और सेलिब्रेट की उसकी एनिवर्सरी यूएन की। और उन्होंने रिव्यू भी किया, सिचुएशन के रिव्यू किया कि किस तरह की पहले सिचुएशन थी, किस तरह की अब सिचुएशन है और किस तरह की फ्यूचर में सिचुएशंस आने वाली हैं वर्ल्ड के सामने। तो द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो इसके साथ ही जो लीडर्स थे जो इस मीटिंग्स में मिले थे इस एनिवर्सरी को जो सेलिब्रेट करें, तो इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि क्या फॉलोइंग स्टेप्स होने चाहिए जिनको लेना चाहिए यूएन के लिए ताकि चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में वो एक परफेक्ट वे में बैठे। ठीक है, तो इसके देखिए ये पॉइंट्स सारे दिए हुए हैं और आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पॉइंट्स को आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले जो था वो ये था कि क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक पीस बिल्डिंग कमीशन को बनाइए। इसका सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी होने के नाते या ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होना चाहिए। एक्सेप्ट करिए अपनी जिम्मेदारियों को। सपोज करिए जो नेशनल गवर्नमेंट है यानी जो और बाकी सब मेंबर्स हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, आपकी नेशनल गवर्नमेंट जो है फेल हो जाती है किसी भी तरह के प्रोटेक्शन देने में सिटीजन को, किन चीज़ों से, अत्याचारों से। ठीक है, एट्रोसिटीज मतलब होता है अत्याचारों से। तो कभी कभी देश में देखा गया है कि उनकी सरकार ही उनके नागरिकों पर अत्याचार करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो यूएन जिस तरह की इस तरह की जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी सुरक्षा करें। इसके बाद थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुई ह्यूमन राइट्स काउंसिल की और इसने अपने ऑपरेशन जो है वो सिंस 19 जून 2006 से स्टार्ट कर रखे हैं। इसके बाद है एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ऐसे आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉवर्टी इश्यूज हो गया। तो इस तरह के चैलेंजेस को भी कम करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो कुछ एग्रीमेंट्स तय किए गए हैं यूएन मेंबर्स ने अचीव करने के लिए, किस तरह के पॉइंट्स को, जैसे पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, तो इस तरह और डिजीजेस भी, कुछ तरह की जो डिजीज है उनको रिड्यूस करने के लिए, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद है कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। इसके साथ ही कंडेमेशन की किस तरह के जो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल भी आपको देना है, जिस तरह के जैसे टेररिज्म हो गया इन ऑल इट्स फॉर्म, किसी तरह का भी आतंकवाद हो किसी भी फॉर्म में हो उसको आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना, उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश करना है। एंड मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, जो भी इस तरह की अभिव्यक्ति भी जो टेररिज्म के अंतर्गत करते हैं तो उनको भी रोकना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड। इसके साथ ही आपको डेमोक्रेटिक फंड की भी एक क्रिएशन करना है। और लास्ट है एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बाद ही एक एग्रीमेंट भी है जिसमें वाइंड अप करना है ट्रस्टीशिप काउंसिल कि किस तरह के ट्रस्ट जो है आप एक कह सकते हो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तो इस तरह के ट्रस्टीशिप काउंसिल की भी गठन होता है। लास्ट है इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंटियस इश्यूज फॉर द यूएन। ठीक है, तो इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि इस तरह के जो इश्यूज है वो इक्वली कंटेंटियस नहीं है। इस तरह के जो है सारे इश्यूज काफ़ी कंट्रोवर्शियल नहीं है यूएन के लिए। व्हाट शुड बी पीस बिल्डिंग कमीशन डू। तो अब आपको समझना है जो अगर पीस बिल्डिंग कमीशन बनाते हैं तो वो क्या करेगा। देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत सारे झगड़े मतभेद हैं, तो विच वन शुड इट इंटरवेन इन। तो आपको लगता है कि पीस बिल्डिंग कमीशन बनाते हैं तो सबसे पहले वो किस में काम करेगा, किस में इंटरफेयर करेगा। इज इट पॉसिबल or even desirable for it to intervene
इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट, या आपको लगता है कि हर एक उसमें ये अपना जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करेगा या इंटरफेयर करेगा। तो सिमिलरली व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रोसिटीज, इसके साथ ही क्या जिम्मेदारी की बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल कमिटीज जो है वो डील करेंगी जो भी अत्याचार हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वॉलेटेड। इसके साथ ही हमें ये भी समझने की बात है, जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो कौन इस चीज़ को तय करेगा कि इतना ह्यूमन राइट्स वॉलेशन होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए, कि उससे लेवल में हुआ तो कब वॉलेशन हो रहा है, कब आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो ये सारी चीज़ें कौन तय करेगा। तो गिवन डेट सो मेनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, इसके साथ ही हमें पता है कि आज भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो स्टिल जो है डेवलपिंग वर्ल्ड की ही पार्ट्स हैं, आज भी धीरे धीरे डेवलप करने में लगी पड़ी हैं। तो हाउ रियलिस्टिक इज इट फॉर द यूएन टू अचीव एन एम्बिशियस सेट ऑफ गोल्स which as those listed in the मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके साथ ही रियलिस्टिक वे में देखा जाए, अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो आप पाओगे कि यूएन जो है वो किस तरह से आपको लगता है सक्सेसफुल रहेगी इस तरह के एम्बिशियस जो सेट ऑफ गोल्स उसने तय किए हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कि गरीबी दूर कर देंगे, बीमारियां दूर कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग खत्म कर देंगे, है ना। तो इस तरह के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में उन्होंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, क्या वो उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, क्या आपको लगता है कि कोई इस तरह की डेफिनेशन है टेररिज्म के लिए। हाउ शेल द यूएन यूज फंड्स टू प्रोमोट डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। इसके साथ ही हमें ये बात भी जाननी है कि जो किस तरह के फंड्स जो है वो यूएन चाहती है कि वो जमा करे, कलेक्ट करे, जिससे कि वो डेमोक्रेसी को प्रोमोट करे, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ किसी कंट्रीज में अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको प्रिवेल करने के लिए, इलेक्शन को करने पाने के लिए पैसे वहाँ पे दे, फंड्स दे। तो इस तरह की चीज़ों को करने में कब तक उसको टाइम लगेगा, कैसे वो इस चीज़ों को प्रॉपर वे में करेगी। तो देखिए सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं, ठीक है। टेररिज्म की बात हो रही है, किस तरह के हर एक चीज़ में देखो तो अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, किसी भी चीज़ से कोई आपके अंदर टेरर को क्रिएट कर रहा है, जागृत कर रहा है, तो वो एक टेररिज्म ही है किसी भी फीलिंग्स के थ्रू। तो एक करेक्ट डेफिनेशन देना भी मुश्किल होती है टेररिज्म की, ठीक है। इसके बाद देखिए मैप ऑफ द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, काफ़ी सारे पीस कीपिंग ऑपरेशन जो यूएन के थ्रू हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर किसी भी कंट्रीज में उन्हें लगता है कि ह्यूमन को प्रॉब्लम है, किसी क्या की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे यूएन के द्वारा पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारे देखिए लेबनान के जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, जॉर्जिया का दिखाया है, कोसोवो का दिया है, सूडान का दिया हुआ है। तो इस सारे कुछ इंडिया एंड पाकिस्तान के 1949 से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से। फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, ठीक है। एंड इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, किस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया से रिलेटेड है यूएन में। तो इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स, ठीक है। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है हर एक उसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, किस तरह से उसकी यूएन की जो रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए सेवरल ग्राउंड्स पे, उसको सपोर्ट किया है। इट बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथन एंड रिविटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसके साथ ही इंडिया का मानना है कि एक मजबूत और रिविटलाइज, ठीक है, एक नर्चर वे में अगर यूएन को देखा जाए तो बहुत ही डिजायरेबल होगा एक चेंजिंग वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन इनहेंस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग स्टेट्स। इसके साथ ही इंडिया सपोर्ट करती है और इनहेंस करती है इसके रोल को, यूएन के रोल को, और किसमें प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग स्टेट्स। तो ये आपके सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, इनको मार्क कर लीजिए। इसके बाद देखिए इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा एज इट इज अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके साथ देखिए इंडिया ये भी बिलीव करती है कि जो डेवलपमेंट है वो यूएन एजेंडा की वो सेंट्रल होना चाहिए, एज इट इज अ वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि यूएन कोई जो भी डेवलपमेंट है वो सेंट्रल वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा है वन ऑफ इंडियाज मेजर कंसर्न्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके साथ ही इंडिया का जो मेजर कंसर्न है वो ये भी है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका किस तरीके का कंपोजिशन होना चाहिए, विच हैज रिमेन लार्जली स्टैटिक वाइल द यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। इसके साथ ही उनका ये मानना भी है इंडिया का कि जो लार्जली देखा जाए तो ठीक है स्टैटिक रहना चाहिए जो यूएन जनरल असेंबली की मेंबरशिप है, और ये भी उम्मीद है कि उसको और एक्सपेंड किया जाए, 5 से 6 किया जाए, 10 से 15 किया जाए, तो इस तरह से उसकी मेंबरशिप को भी और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इंडिया कंसीडर दैट दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अगर रिगार्डिंग इसकी मेंबरशिप देखें इस तरह से, इंडिया कंसीडर्स दैट दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो इंडिया का इस तरह का जो कंसीडर वो करता है तो हार्म भी करता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव
कैरेक्टर देखें सिक्योरिटी काउंसिल का तो वही 5 और 10 वाली चीज़ है, बट इंडिया जो है वो डिमांड करता है कि इसको एक्सपेंड किया जाए। तो अगर इस सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा तो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसके पार्ट बनेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा वे में आप सोच सकते हैं कि इंजॉय भी होगा, ग्रेटर सपोर्ट भी मिलेगा वर्ल्ड कम्युनिटी को। इसके बाद देखिए, वी शुड कीप इन माइंड दैट द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन 1965। तो देखिए, हमें दिमाग में ये रखने की बात भी है कि मेंबरशिप देखा जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो वो एक्सपेंड भी हुई है 11 से 15 तक इन 1965 में, बट देयर वाज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। बट जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो तब भी 5 थे, अब भी 5 है। सिंस देन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज रिमेन स्टेशनरी, और इसी वजह से जो साइज है काउंसिल का वो अभी भी स्टेशनरी है, उतना का नहीं है। द फैक्ट रिमेन्स that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries। और इसी के एक वजह ये भी मान सकते हैं हम कि जो आपने देखा होगा कि आज भी जो जनरल असेंबली मेंबर्स में देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो है मेजोरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वर नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज। क्या डेवलपिंग कंट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है इसमें। देयरफॉर इंडिया आर्ग्यूज दैट दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच इफेक्ट देम। और इसी वजह से क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा है तो इंडिया का भी ये आर्ग्यू करने का पूरा राइट है, वो ये भी कहता है कि जो उसका पूरा अधिकार है कि किस तरह से जो डिसीजंस लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसमें उसका भी प्रभाव पड़े, वो भी उसमें इफेक्ट कर सके, ठीक है, उनके फैसले लेने में। इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा WTO के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले देखिए इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसके साथ ही देखिए इंडिया सपोर्ट्स करता है एक इंक्रीज में कि परमानेंट मेंबर्स की भी संख्या बढ़ाइए, साथ ही नॉन परमानेंट मेंबर्स की भी संख्या बढ़ाइए। इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसके साथ ही देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसके वो आर्ग्यू करते हैं, इस बात पे बोलते हैं कि दैट द एक्टिविटीज है सिक्योरिटी काउंसिल की वो भी अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो काफ़ी ग्रेटली एक्सपेंड हुई है, यानी उनका जो काम है बढ़ता जा रहा है। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी। और देखिए अगर सिक्योरिटी काउंसिल की जो सक्सेस होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी एक्शंस में, तो वो किस पे निर्भर करती है, इनकी जो जीत है, इनकी सक्सेस है, वो निर्भर करती है पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि सारी जो कंट्रीज है इंटरनेशनल कमेटी जो है इनको सपोर्ट करती हैं, तभी इनकी जीत होती है, तभी इन्हें विक्ट्री मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट जो इंटरनेशनल कमेटी का इनको मिलता है वही इनकी जीत की वजह है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए एनी प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड, ठीक है। अच्छा, कोई भी प्लान की किस तरह से उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए इसके मेंबरशिप को लेके सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये ब्रॉड बेस्ड है। काफ़ी आप कह सकते हो कि बहुत सोचने विचारने का विषय है ये। फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज होनी चाहिए। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन अ रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। देखिए कोई सरप्राइज की बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया भी जिस तरह से काम करते जा रहा है तो उसको पूरा हक है और उसकी पूरी इच्छा है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन की, जब इसको फिर से रीस्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। यानी 5 से अगर 6 या 10 हो जाए परमानेंट मेंबर्स तो यूएन में इंडिया बिल्कुल चाहता है कि उसको एक परमानेंट मेंबरशिप मिले। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कंप्रेसिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड में और 1/5 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो यहीं पे है। मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद अगर आपने क्राइटेरिया, जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि यूएन के क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो इसमें देखिए आपको याद होगा पॉपुलेशन था, डेमोक्रेटिक था, तो इंडिया आज देखिए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। इसके साथ ही जो इंडिया है हर एक जो भी इनिशिएटिव्स होती है यूएन की उसमें पार्टिसिपेट भी करती है। इट इज रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वे। इसके साथ ही देखिए जो भी इंडिया के जो यूएन्स के जो पीस कीपिंग जो भी ऑपरेशंस है, एफर्ट्स हैं लॉन्ग और सब्सटेंशियल, उसमें इंडिया का एक बहुत ही ठोस कदम है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड करता है। कंट्रीज इकोनॉमी एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइड इंडियाज क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और क्या वजह है, अगर देखिए आपसे पूछा जाए क्या क्या वजह है जिसमें इंडिया क्लेम करता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले, तो देखिए फर्स्ट है पॉपुलेशन, सेकंड देखिए डेमोक्रेसी है, और थर्ड ये भी है कि आज पीस कीपिंग ऑपरेशन में सब में सपोर्ट करता है इंडिया,
यूएन को। इसके साथ ही देखिए इंडिया के जो इकोनॉमिक एमर्जेंस देखिए वर्ल्ड में तो धीरे धीरे इकोनॉमिक वे में भी इंडिया बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमी के रूप में उभर के आ रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री में जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो एक बहुत ही बड़ी मार्केट के रूप में वो अपनी पहचान बनाता है और उससे हर एक कंट्री अपनी इनकम को अर्न करती है, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करती है। ठीक है, इसी वजह से कह सकते हैं कि इंडिया परमानेंट सीट के लिए एक बहुत ही सूटेबल मेंबर है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन। इसके साथ ही देखिए जब हमने बात की थी क्राइटेरिया की तो कि बजट भी देता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो इंडिया भी एक अच्छा खासा जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यूएन में देता है एंड नेवर फेल्टेड ऑन इट्स पेमेंट्स, और कभी भी ये अपनी पेमेंट को पे करने में फेल्टेड यानी कभी चूका नहीं है। ठीक है, कभी कमजोर नहीं पड़ा ये। इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया इस बात पे भी अवेयर है कि जो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की वो भी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। इट सिग्निफाइज द कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। इसके साथ ही इंडिया अपनी कंट्री की जो ग्रोइंग हो रहा है धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस को भी वर्ल्ड अफेयर्स में पहचान बनाता रहता है। दिस ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन द कंटेक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। इसके साथ ही देखिए इस तरह के जो ग्रेटर स्टेटस इसी कंट्री को मिलते जा रहे हैं वर्ल्ड में, तो एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी जो कंडक्ट कराता है तो उससे भी उसकी पहचान बनती है। द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। इसके साथ ही देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी है, आपके बहुत दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो उससे आपका जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनता जाएगा और ज़्यादा ही आपको इन्फ्लुएंशियल भी बनाता जाएगा दूसरों के ऊपर। लास्ट नेक्स्ट पैरा है, डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो बिल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, some countries question its inclusion. Neighboring Pakistan, with which India has troubled relations, is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए डिस्पाइट इंडिया की इच्छा के अलावा कि ये वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, एक परमानेंट मेंबर्स बनना चाहता है यूएन का, बाकी जो कंट्रीज है वो क्वेश्चनिंग करती हैं इट्स इंक्लूजन। ठीक है, इसके इंक्लूजन को लेके, इसके समावेश को लेके, ठीक है, इंक्लूजन में तो समावेश को लेके, क्योंकि नेबरिंग जो पाकिस्तान है उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल, इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। इज नॉट द ओनली कंट्री दैट इज रेलुक्टेंट टू सी इंडिया बिकम अ परमानेंट वीटो पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यही एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल नहीं चाहेगी, जो चाहेगी कि वो रेलुक्टेंट, ठीक है, अनविलिंग है कि इंडिया को एक परमानेंट वीटो मेंबर की तरह सिक्योरिटी काउंसिल मिल जाए और एक ये परमानेंट मेंबर मिल जाए। सम कंट्रीज मोर स्टैंड, अगर सम कंट्रीज और की बात करें तो फॉर एग्जांपल आर कंसर्न अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज, तो और कंट्रीज को ये भी लगता है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज है उससे रिलेटेड भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। अदर्स की बात की जाए, अदर्स कंट्रीज की थिंक दैट इट इज डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर, तो और कंट्रीज को भी लगता है कि जो इसकी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान के साथ, इसकी वजह से भी इंडिया जो है एक इनइफेक्टिव है, इसको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा सकता। येट अदर्स फील दैट इफ इंडिया इज इंक्लूडेड देन अदर इमर्जिंग पावर्स विल हैव टू बी accommodated such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose। ठीक है, इसके साथ ही ये भी कई कंट्रीज को फील होता है कि इंडिया अगर इंक्लूड हो गई, उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, तो जो बाकी इमर्जिंग पार्ट्स हैं डे बाई जो आज इमर्ज हो रही हैं एकोमोडेटेड, जैसे कि ब्राजील है, जर्मनी है, जापान, परहैप्स साउथ अफ्रीका, whom they oppose। ठीक है, तो इनको कौन फिर अपोज करेगा, फिर इनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। तो देयर आर दोज हु फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप सिंस दोज आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो इसके साथ ही हम ये भी फील करने जरूरत है कि जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है उनको भी दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन। कोई भी परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन होता है तो हर एक कॉन्टिनेंट से, ठीक है ना, दोज आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में इन कॉन्टिनेंट से कोई भी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। गिवन दिस कंसर्न्स इट मे नॉट बी वेरी इजी फॉर इंडिया और एनीवन एल्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन इन द नियर फ्यूचर। तो इसके साथ ही अगर इन गिवन कंसर्न्स के बारे में सोचा जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि कोई ईजी नहीं है इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए भी कि वो परमानेंट मेंबर शिप उनको मिल जाए यूएन के, और साथ ही पास आने वाले भविष्य में भी उनको मिलने की उम्मीद नहीं है, इतना ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हमने जो थोड़े से पॉइंट डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट करता है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड, कि किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रेड होगा तो क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको सेटअप करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना 1985 में हुई थी और ये सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, जो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स यानी गेट, उसका ये सक्सेसर है डब्ल्यूटीओ। क्रिएटेड ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। इट हैज 157 मेंबर्स हैं एज ऑन सितंबर 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग। ऑल डिसीजन जो इसमें लिए जाते हैं एंड एनोमसली वर द मेजर इकोनॉमिक पावर्स सच एज द यूएस, तो इसमें रिलेटेड जो यूएस है, ठीक है,
उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। इकोनॉमी पास है, यूएस है, ईयू है एंड जापान हैव मैनेज टू दी यूज द डब्ल्यूटीओ टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये कंट्रीज हैं जो डब्ल्यूटीओ के सारे इंपॉर्टेंट फ्रेम रूल्स को फ्रेम करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ही फायदा पहुंचाती हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड बीइंग पुश अराउंड बाय बिग फास्ट। इसके साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो काफ़ी बार कंप्लेन भी करती हैं कि ये ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं करती है, ये डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा फायदा पहुंचाती है और डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाती बल्कि इनको लॉस भी पहुंचाती है। इसके बाद देखिए IAEA यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो थी, इसकी स्थापना हुई 1957 में और इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट राइट एसेनहोवर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। ठीक है, इसके बाद देखिए इट सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज ऑफ फॉर मिलिट्री पर्पसेज। इसके साथ ही इनका मेन मोटिव जो था वो था प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कि पीस के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो बट किसी भी मिलिट्री पर्पसेज के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। IAEA की बात करें तो टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेज। तो IAEA की जो टीम है इस तरह के इंस्पेक्शन करती रहती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंश्योर करती है कि सिविलियन रिएक्टर्स जो है आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेज की जो सिविलियन रिएक्टर्स जो आपने बनाए जो इस चीज़ को न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए कभी भी इस्तेमाल ना किए जाएं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है द यूएस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, और ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।